जय हिंद दोस्तों। सतलुज की कहानी, सतलुज फिल्म का कंट्रोवर्सी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और आज सोशल मीडिया की वजह से कुछ ऐसे पहलू नजर आ रहे हैं जिसके अंदर पब्लिक जरा झटका खा के बैठ गई है कि ऐसा भी हुआ था पंजाब में कि क्यों इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, रिस्पॉन्सिबल औरत थी, क्यों उनको मजबूर होना पड़ा टू अटैक हरविंदर साहब। क्या वहां पर उस उस पवित्र जगह को एक किले की तरह बना दिया गया था? क्या वहां जो हर कमरे में जो खालिस्तानी, मैं सरदार नहीं बोलूंगा, खालिस्तानी जो थे, क्या वो कोई भी औरत वहां पर आती थी शादी नहीं करने के लिए? किस तरह से उसकी औरतों को किडनैप करके ये लोग एक कमरे में ले जाते थे? क्यों जब वहां पर अटैक हुआ इंडियन आर्मी का, उसके बाद उनके कमरों से लाशें मिली औरतों की? वेरी एम्बैरेसिंग। इन मतलब कपड़े नहीं थे बदन पे। वो क्या था कि एक डीआईजी वहां पर पूजा करने गया और जैसे ही बाहर निकल रहा था उसको गोलियों से भून दिया गया। क्या उसकी गलती थी? और उसकी लाश पड़ी रही वहां पर घंटों घंटों तक। और जब गवर्नमेंट ने कुछ संदिग्धों को के अगेंस्ट कंप्लेंट की, वहां के एसजीपीसी को, क्यों उन्होंने उनको आगे नहीं लाए? क्यों नहीं उनको आगे पेश किया? क्यों उनको बचाया गया? वो क्या थी बात कि वो इतना पवित्र जगह, अमृतसर का जो अपना टेम्पल है, वो एक फिरौतियों का हेडक्वार्टर बन गया था? क्या वहां से पाकिस्तान से जो काफी लोग, सरदार लोग आए थे, क्या उन्होंने टेक ओवर कर लिया था? क्या मशीन गन का जोर पे वो जो दिल करे वो कर रहे थे? आज जब पब्लिक को ये पता लग रहा है तो ये बातें उठी नहीं थी। लेकिन इत्तेफाक से बताऊं कि मैं ड्यूरिंग 80s, मैं तो पंजाब में था करीब 8-9 साल, जब ये टेररिस्ट की प्रॉब्लम चल रही थी। मैं फिल्में बना रहा था 2-3 वहां पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के लिए। तो मैं पानीपत, चंडीगढ़, नंगल और भटिंडे तो बीच में चलता रहता था। और वहां में ये जो नज़ारे हैं कि किस तरह से टेररिस्ट हिंदुओं को वहां डराया, धमकाया, टेरराइज करके भगाने की कोशिश हो रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आज कोई कहता है कि ये मनगढ़ंत कहानियां है, वो झूठ बोल रहे हैं। जिहादियों की तरह वो झूठ बोल रहे हैं। और कोई खालिस्तान से कौन से, ये खालिस्तान हैं कौन जाके? ये तो बुरे कंजरस्तान वाले लोग हैं जाके, जिनको सोचने की शक्ति नहीं है कि अगर तुम्हें पंजाब मांगना ही है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं मांगते? वहां पर बड़ा एरिया है उधर पाकिस्तान में। आप कनाडा में क्यों नहीं मांगते? आप हिंदुओं को मार के, हिंदुओं को डरा के, आप देश के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको तोड़ के अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बड़ी गलतफहमी थी। तो उसका अंजाम दिया, उसको टैकल किया। एक और हमारे कहते हैं कि हमारे देशभक्त पुलिस कमिश्नर केपीएस गिल जी ने, किस तरह से उनको पता था कि भैया कहाँ ये पंजाब के बदमाश लोग कहाँ पर छुपे बैठे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया और चूहे और कॉकरोचों की तरह उनको मारा गया। एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग्स हो रही थी वो खाली उन्हीं की नहीं हो रही थी, हिंदुओं के भी थे। भाई सब 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 धर्म वालों के थे वहां पे। ऐसा कोई धार्मिक कोई अटैक नहीं था पुलिस का। और एक सबसे बड़ी बात, ये जो कालरा साहब हैं जिसके ऊपर फिल्म बनी है, ये बोला गया कि वो तो ह्यूमन राइट के कुछ एक्टिविस्ट थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ही वॉज अ प्रो खालिस्तानी, ही वॉज अ फेनेटिक पाकिस्तानी खालिस्तानी, जिसके अगेंस्ट कितने केसेस थे आके। लेकिन हाँ, उसका अगर वो मारा गया है एक्स्ट्रा जुडिशियल, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए एंड दोषियों को ढूंढना चाहिए। वो तो हम भी बोलते हैं आके। लेकिन अब ये झूठों का, अब ये जो झूठ के जो लेवल बढ़ाए जा रहे हैं, ये चलने वाला है अपना पंजाब के इलेक्शन तक। उसके बाद सब भूल जाएंगे फिर इसी मुद्दे को। फिर कोई बात नहीं करेगा सतलुज की। इट इज बीइंग पॉलिटाइज्ड।
आप बताइए सर, आप भी तो उधर देखिए, एक्चुअली मैं भी जानता था उस टाइम पे जो हो रहा था। वहां क्या था कि उस टाइम पे भिंडरवाला बहुत एक्टिव था और उसको लॉन्ग रोप दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। हम्म। लोग इंदिरा गांधी को ब्लेम करते हैं, लेकिन मैं इंटेलिजेंस के एंगल से कहूं कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी जब सेकंड टेन्योर में आई थी तो इंदिरा गांधी काफी कमजोर हो गई थी। उस टाइम पे पूरा तरीके से उसको ओवरटेक कर लिया था संजय गांधी ने। और संजय गांधी के साथ दो लीडर थे जो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे। एक थे अरुण नेहरू, दूसरे एक कश्मीरी लीडर थे। उन्होंने पूरा टेक ओवर कर दिया था। और इंदिरा गांधी को जब हम इंफॉर्मेशन जाती थी रॉ की तरफ से, डेली एक उनको सुबह सुबह एक लिफाफा दिया जाता था, वो संजय गांधी आके निकाल लेते थे। तो इंदिरा गांधी का कंट्रोल नहीं था। और अरुण नेहरू, संजय गांधी, इन्होंने वहां पे किलिंग्स होने दी। एक बस चलती थी, बस से के जो जितने लोग होते थे बस के अंदर पंजाब में, वहां उनको उतार लिया जाता था। 10-15 जो सिख होते थे उनको छोड़ करके सारे हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया जाता था। सुलता अभी सब जगह ये बोला जाता है कि एक बस को लिया, नहीं, ये बार बार हो रहा नहीं था। नहीं उदय, मैं आपको बताता हूँ, एक बस नहीं, यहाँ पे कम से कम 30-40-50-60-100 बसेस थी जिसके अंदर हिंदुओं को उतार के मारा गया। एक बस बिल्कुल नहीं थी, सारी बसेस थी। और कुलदीप नैयर ने इसके ऊपर किताब भी लिखी है, मेरे से भी उसकी बात हुई थी। तो यहाँ पे लोगों को मारा जाता था, तो बार बार मारा जाता था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि संजय गांधी और अरुण नेहरू चाहते थे कि यहाँ पे सिचुएशन और खराब हो ताकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन लिया जाए। और उसके बाद जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई तो इंदिरा गांधी को एक्शन लेना पड़ा। उसको कहा कि यहाँ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे रॉ के चीफ से पूछा कि आप क्या सजेस्ट करेंगे। तो एक मिस्टर संतुक थे जो रॉ के चीफ थे, उनका जो सीआरपीएफ जाएगी तो सारा ठीक हो जाएगा। और आईवी की रिपोर्ट भी कोई अच्छी थी नहीं थी, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई। जब वहां पे अटैक करना शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे इनके मिलिटेंट को निकालना बहुत जरूरी हो गया था, कई इंफॉर्मेशन भी आ रही थी, भी कहा गया था। एक बार अजीत डोवाल साहब भी उसके आसपास गए थे। और जैसे आप डीआईजी की बात करें, शायद मिस्टर मान थे जिनको वहां पे कत्ल कर दिया गया था आपके गोल्डन टेम्पल की एंट्री के ऊपर। लेकिन जब यहाँ पे आर्मी गई तो आर्मी को वहां पे जो मिलिटेंट बैठे थे, एक जनरल थे, जनरल सुहाग सिंह, जिन्होंने बांग्लादेश का ऑपरेशन किया था, उन्होंने सारे मिलिटेंट को ट्रेनिंग दी। क्यों, कुछ नाराज थे शायद गवर्नमेंट से, और वहां पे मशीन गनें रखी हुई थी। जैसे वहां पे कमांडो गए तो उनके पैरों पे नीचे से गोलियां चल गई और उनके सारे के सारे मिलिटेंट जमीन पे गिर गए। ये काफी देर चलता रहा। उसके बाद जब देखा कि रात के 4 बज गए और सुबह के 4 बजे हैं और 2 घंटे के अंदर वहां पे लोग जाग जाएंगे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को फोन किया और इंदिरा गांधी ने उनको फोन उठा लिया। उनका भी हमें तो यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा, हमें टैंक भेजने पड़ेंगे। तो इंदिरा गांधी ने बगैर डिले किए टैंक भेज दिए। अगर ये ऑपरेशन दिन तक चलता रहता तो लोग इकट्ठे हो जाते, यहाँ पे लाशें गिर जाती। तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पे एक्शन लिया और उसके बाद यहाँ पे भिंडरवाले को मार दिया गया। आपको एक और बात बता दूं मैं, भिंडरवाला की जब डेथ हुई थी तो एक सूर्य मैगजीन थी जो आपकी मेनका गांधी चलाती थी, उसका जो एडिटर था, नाम मेरा याद नहीं है मुझे, उसने वैसे कहा मेरे पास भिंडरवाला की फोटो है, क्या आप इसमें एक इंटरव्यू दोगे। मैंने इंटरव्यू दी। आज भी अगर उसकी देख लेगा मैगजीन के अंदर तो मेरी उसके अंदर इंटरव्यू है, भिंडरवाला की मरे हुए की फोटो भी है वहां पे। और उसके बाद उसको बैन कर दिया गया, उसकी मैगजीन को बैन कर दिया गया। तो उसके बाद एक और मैं बात बताऊं आपको कि एक बार मैं अटल बिहारी वाजपेयी से बात कर रहा था, 70s की बात होगी या 80s की बात थी, इससे पहले। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मैंने कहा जी ऐसा है कि यहाँ पे तो कुछ इशू डिस्कस कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा यहाँ पे जो मेन सत्यानाश किया है वो किया है भिंडरवाला ने। उन्होंने कहा मेरे सामने मिसेस गांधी ने जो 3 यहाँ पे जो इनके लीडर थे, लोंगोवाल, तलवंडी और तोरा, उनको बुलाया, साथ में पंजाब के चीफ मिनिस्टर को बुलाया, साथ में बरनाला को बुलाया, साथ में बुलाया भिंडरवाला को। और दोनों से कहा, उनसे कहा जिसको भी यहाँ पे सीएम बनना बने, मैं पूरे तरीके से तैयार हूं। कहते सब मान गए, लेकिन भिंडरवाला नहीं माना। और कहते हैं भिंडरवाला ने जो देश का नुकसान किया कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे हजारों लोगों का कत्ल किया भिंडरवाला ने, एक का दो नहीं, एक दो बस नहीं गई, कई कई बसें गई, 50 होंगी, 100 होंगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन रिमोट एरिया के अंदर भी बसें जाना बंद हो गए थे, लोगों ने ट्रेवल करना बंद कर दिया था बसों के अंदर। और भिंडरवाला ने जिस तरीके से वहां लोगों का कत्ल किया आप इमेजिन नहीं कर सकते। और काफी देर चलता रहा। उसके बाद जब ये सारा ऑपरेशन खत्म हो गया तो इंदिरा गांधी से कहा गया रॉ के चीफ के द्वारा कि आप अपनी सिक्योरिटी से जो 2 पुलिस वाले उनको हटा दो, क्योंकि वो मेन गेट पे खड़े होते थे। उसके बाद एक रॉ के सीनियर ऑफिसर थे, जीवीएस सिद्धू, जो सिख थे, और वो भी एक सीनियर पोस्ट पे बैठे हुए थे, यानी कि उस टाइम पे एडिशनल सेक्रेटरी थे। वो कहते मैं अपने घर से मैं जा रहा था इंदिरा गांधी के घर के सामने, मेरी वाइफ थी, मेरे 2 बच्चे भी थे। तो हमने जब देखा कि यहाँ पे 2 सिख खड़े हैं तो हमने, कहते मैंने आके ऑफिस में एक चिट्ठी लिखी और कहा ये दोनों सिखों को हटा दिया जाए। लेकिन उसके बाद कहा अगर आप नहीं हटाना चाहते तो दोनों को ना खड़ा करो। एक
दूसरी जगह और एक इस जगह, लेकिन उस पे जो हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और इंदिरा गांधी का इसी तरीके से कत्ल हो गया। कहते हैं अगर यहाँ पे दोनों सिख अलग हो जाते तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें क्या था कि इंदिरा गांधी से कहा गया रॉ के चीफ के द्वारा कि आप सिक्योरिटी हटा दो, तो इंदिरा गांधी ने कहा इससे गलत मैसेज जाएगा और सिक्योरिटी नहीं हटाई। ये गलत एटीट्यूड था या गलत डिसीजन था इंदिरा गांधी का, जिसकी वजह से उनको अपनी जान खोनी पड़ी। और यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया, हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, और फिर जब यहाँ पे कत्लेआम ज्यादा बढ़ गया तो यहाँ पे रिवेरो कुछ बना दिया था पंजाब का कमिश्नर। फिर उसके बाद जब केपीएस गिल को बनाया गया तो केपीएस गिल ने ग्राउंड पे काम किया। मैं आपको एक बात सच्चाई से बात बता दूं, क्या होता था कि जब कोई किसी को मिलिटेंट को पकड़ लेते थे तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता था और उसको गाड़ी में बिठा के ले जाते थे। वो गाड़ी में जाते जाते पिन पॉइंट करता था कौन सा मिलिटेंट कहाँ खड़ा है, और उस मिलिटेंट को जब आइडेंटिफाई किया जाता तो एसपीजी की टीम जो दूसरी गाड़ी में बैठी होती थी उसको मार देती थी, उसका कत्ल करती थी। उसके बाद थर्ड गाड़ी होती थी पंजाब पुलिस की जो उसकी लाश को उठा के ले जाती थी। जरूर यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल मारा गया, लेकिन उस टाइम पे हमारी जरूरत थी, देश की सुरक्षा के अंदर ये बहुत जरूरत था, इसलिए किया गया। लेकिन अगर देश का सत्यानाश किया वो किया है भिंडरवाला ने, जिसको कहते हैं कि वो एक सेंट है। आपने पूरा पढ़ लिया कि आप वहां पे आप गुरु ग्रंथ साहब की कोई चुपाइयां जानते हो, कुछ जानते हो, इसकी वजह से आप संत नहीं बनते। संत वो होता है जो लोगों की जान की रक्षा करता है। लेकिन जिस तरीके से भिंडरवाला ने यहाँ पे कत्लेआम मचाया था, और आज भी मेरे सामने बहुत सी ऐसी इमेजेस आती हैं जहां पे देखा गया कि भिंडरवाला ने कैसे इसके खालिस्तानियों ने बसों से कैसे लोग उतारते थे। कोई भी बस सेफ नहीं थी, लोगों ने बस में ट्रेवल करना बंद कर दिया था। और जो लोग कहते हैं एक बस, मैं कहता हूं कम से कम 50 या 100 से ज्यादा बसेस में ऐसा काम किया जाता था। और कोई जैसे लड़कियां कुछ जाती थी आपके, इवन सिख लड़कियां जो जाती थी अमृतसर के अंदर और गोल्डन टेम्पल को विजिट करती थी, तो जितने ये आपके खालिस्तानी है उनको उठा के ले जाते थे और बाद में उनका रेप करते थे। बहुत से लोग यहाँ पे मिस हो गए थे और इसीलिए यहाँ पे लोग जो गवर्नमेंट है उसको एक्शन लेना पड़ा। लेकिन एक और गलत बात यह है कि जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई तो उसके बाद जब राजीव गांधी जो उस टाइम पे कलकत्ता में बैठे थे उनको दिल्ली बुलाया गया, तो दिल्ली बुलाकर के उनको रखा गया रा के हेडक्वार्टर के अंदर 11th फ्लोर में, उनके लिए स्पेशल पूरा इंतजाम किया गया था। और उनका जो उस टाइम पे सिक्योरिटी दे रहे थे वो थे रा के कमांडो, यानी कि एसएफएफ के कमांडोस उनको सिक्योरिटी दे रहे थे। लेकिन राजीव गांधी ने वहां से बैठ के एक ऑर्डर पास कर दिया कि जितने भी सिख हैं इनका कत्लेआम कर दो, और ये किया गया राजीव गांधी के ऑर्डर पे। और दिल्ली के अंदर पुलिस खड़ी थी, लेकिन वहां पे सिखों को घर चलाए जा रहे थे। तो मैं उस टाइम पे कहीं निकला हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने एक पुलिस वाले से कहा कि आप क्यों नहीं इंटरवीन करते। पुलिस वाला कहता है जी हमको ऑर्डर नहीं है। तो ये जितने कत्लेआम हुआ 84 के या गोल्डन टेम्पल के अटैक के बाद, वो सारे के सारे जिम्मेदार हैं आपके राजीव गांधी। और राजीव गांधी की स्टेटमेंट आज आपको भी शायद याद होगी, राजीव गांधी ने कहा था अगर एक बड़ा पेड़ गिरेगा तो थोड़ा कुछ तो नुकसान होगा। तो ये था राजीव गांधी का एटीट्यूड। सर मैं सबको यहाँ कुछ ऐड करना चाहूंगा। उस वक्त मैं तो बंबई में था, आई वॉज यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था बंबई के अंदर। और मैं बताऊं कि दिल्ली की जो खबरें हमारे पास आई थी वो ये थी कि इंदिरा गांधी की डेथ के बाद 1-2 दिन तक तो बहुत ही लोग झटका खा गए, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। रिएक्शन तब हुआ जब अपना डिफेंस कॉलोनी के पास एक सरदार ने भीड़ के ऊपर तलवार निकाली और फायरिंग शुरू कर दी, फिर बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। और फिर काफी बेवकूफ लोग थे जो बंबई और दिल्ली में, दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इंदिरा गांधी डेथ। एंड यहां पर जाके मासेस भड़क गई, और एक बारी मासेस जब भड़क जाती हैं सर, उसके बाद उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उन्होंने फिर किस तरह से सरदारों को पकड़ के मारना शुरू किया, जो वो भी मैं कहता हूं कि भैया इनोसेंट लोगों को मारना सही नहीं है, लेकिन आपने भीड़ को, आपने पब्लिक को आपने प्रोवोक किया विथ सेलिब्रेटिंग, पटाखे बजा रहे हैं और आप मिठाई बांट रहे हैं इसके ऊपर, तो भड़क गई। सर एक चीज यहाँ पर एक और बात मैं सूद साहब कहना चाहूंगा। देखिए मेरे कई दोस्तों ने फिल्म देखी है और फिल्म की बहुत तारीफ अच्छी है, जिसका मैं श्रेय देता हूँ प्रोड्यूसर को। रॉनी स्क्रूवाला इज अ वेरी गुड प्रोड्यूसर, उसने खर्चा किया और इट इज अ वेरी वेल प्रोड्यूस्ड फिल्म एंड डेफिनेटली द डायरेक्टर आल्सो हैज डन अ गुड जॉब। इशू वो नहीं है, इशू अभी ये टाइमिंग का, इसका पॉलिटिजाइजेशन है। किस तरह से एक
एक ही पहलू की बात की जा रही है कि जुडिशियल किलिंग। अरे यहाँ पर अगर 35,000 अगर 30,000 सरदार लोग मारे गए और जुडिशियल किलिंग के अंदर, उनका क्या है जो 40,000 हिंदुओं को मारा गया, जो घर से निकाल के, जो बसों से निकाल निकाल के मार रहे थे आप, उसका हिसाब किताब कौन देगा? और 10,000, करीब 10,000 ऑफिशियल फिगर है, 2,000 की पुलिस वाले मरे थे, नहीं, देयर आर 10,000 पुलिस पीपल हु डाइड। उनका हिसाब किताब कौन देगा? ये मैं बताऊं कि पूरी साजिश थी ये बंदूकें देना, आर्म्स देना बाय सिक्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। उदय, मैं आपको मैं थोड़ी सी बात और यहाँ पे ऐड कर दूं। एक्चुअली इंदिरा गांधी के मर्डर के पीछे ऐसे का हाथ था, सीए का हाथ था, लेकिन इंडिया ने उसका बदला लिया जब इनके जो प्रेसिडेंट थे, इनके जो प्रेसिडेंट थे, उनको कुछ साल के बाद जब एक अपने अमेरिकन एम्बेसडर के साथ वो फ्लाई कर रहे थे, उनका प्लेन टेक ऑफ किया तो उनके प्लेन के ऊपर एक मिसाइल चला दी गई और उनको वहीं मार दिया गया। मतलब ब्रॉड ने उनका बदला लिया। लेकिन इससे मेन बात आती है कि आप ठीक है यहाँ पे आपने गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया, लेकिन उसकी सारी गलती आती है आपके संजय गांधी के ऊपर और बाकी अरुण नेहरू और एक और जो इनका कश्मीरी एडवाइजर था संजय गांधी का। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो एक्शन लिया ठीक था, लेकिन इंदिरा गांधी को उसके बाद कम से कम ये तो ध्यान रखना चाहिए था ना कि बेसिकली कि आप अपनी सिक्योरिटी का ख्याल तो रखो ना। लेकिन राजीव गांधी की बात करो, राजीव गांधी ने जानबूझ के ऐसे एक्शन लिए जो किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं थे। आप देखिए, आपने माना लोगों ने कुछ यहाँ पे लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, दिवाली मनानी शुरू कर दी, लेकिन राजीव गांधी का जो एटीट्यूड था, पुलिस को आप कोई एक्शन नहीं लोगे, उसको आप किसी तरीके से आप सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर एक और बात बता दूं, जब यहाँ पे एक इन्होंने पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी बांग्लादेश के आपके श्रीलंका के अंदर, वहां पे जो कमांडो भेजे थे वो बगैर लॉ की परमिशन के भेजे थे, वो ज्यादातर कमांडो सिख थे, मतलब राजीव गांधी से नफरत करते थे। फिर एक पेड़ की बात कह दी, लेकिन आपको क्या बता, आप प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे उस टाइम पे, आपको क्या जरूरत थी कहने की कि आप यहाँ पे सारे घरों को जला दो। और एक और बात यहाँ पे कहूँ, जो यहाँ पे बाकी लोग थे, जो बीजेपी के, जो कांग्रेस के, जो यहाँ पे एमपी थे, उन्होंने क्या किया, जो दिल्ली के बाहर से लोग थे, स्पेशली मुस्लिम को बुलाया और उनसे सारी दुकानें तोड़वाई। मतलब मुस्लिम तो एक्सपर्ट आपको पता राइटिंग के अंदर, और जितने भी यहाँ पे लोग थे उन्होंने मुस्लिम को बुलाया, उनकी दुकानों को जलाना शुरू कर दिया। हिंदू के बस की काम नहीं है ये। लेकिन यहाँ पे कुछ विलेजेस है जहाँ पे मतलब सिखों के गले में टायर डाल के उनको जला दिया गया। आप कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो? ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज जो मेन जो यहाँ पे इशू दोबारा से उठाया, वो उठाया दलजीत ने। दलजीत को तो पहले भी इसका आपने कुछ लोगों ने कहा कि तो खालिस्तानी है, और आप इस इशू को उठा करके, इस इशू को दोबारा उठा करके आप आग लगाने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे देखिए, इसके अंदर जो आज पंजाब में इलेक्शन होने की तैयारी है, और ये भी कहा जा रहा है पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पीछे से कहां से फंडिंग आई, किसने फंड किया पिक्चर को, और ये कुछ उम्मीदें दिखाई जा रही हैं कि फिल्म को फंड करने के पीछे सीए का हाथ भी है। उन्होंने पैसे दिया, इसको प्रोड्यूसर को पैसे देकर फिल्म बनाइए, और इसके ऊपर देखा जाएगा क्या होगा। देखिए, इसके साथ साथ निज्जर का केस भी उठा दिया गया है। निज्जर का जो मर्डर हुआ उस पर कह दिया कि इसको तो एक इंडियन ने मारा, जो हमारी जेल के अंदर बंद है। तो एक देखा जाए तो पूरे तरीके से साजिश खेली जा रही है, क्योंकि आज भी यूएस जो सबसे ज्यादा नफरत करता है वो करता है हिंदुस्तान से, पीएम मोदी से नफरत करता है और चाइना से भी नफरत करता है। लेकिन आज जो यहाँ पे काम किया गया, फिल्म को रिलीज करने का काम किया गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम किया गया वो सतलुज का, उसके पीछे सीए का भी हाथ माना जा रहा है, पाकिस्तान के ऐसे के भी हाथ हो सकता है। सूद साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूं कि ये इसमें भी बेईमानी हुई है इस फिल्म को रिलीज करने में। वो वर्ल्ड कप फुटबॉल का था, उसके साथ साथ झटके से ये रिलीज की कि जो 2 दिन जैसी गवर्नमेंट की नजर में आया तो उन्होंने कहा भी उतारो इसको, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव नॉट अलाउड दिस फॉर। वो भी इलीगल बात थी। अच्छा, एक और बड़ी खतरनाक बात थी, आपको बताऊं कि जब ये राइट्स वगैरह शुरू हो रहे थे, पंजाब में उबाल आ गया था ये टेररिज्म का। यू नो, after the attack on Amritsar temple, there was a regiment, पंजाब में एक रेजिमेंट थी जो बगावत पे उतर आई थी, and they wanted to head towards अमृतसर। एक्चुअली वो वेस्ट बंगाल से आई थी, नेचुरली बात है। अच्छा, उधर देखो बेसिकली क्या है कि इनके सेंटीमेंट तो बहुत हर्ट हुए, इसमें तो कोई बात नहीं, सेंटीमेंट हर्ट हुए, और ये सारा का सारा इसलिए हुआ कि इसको जानबूझ के ना लॉन्ग रोक दे दिया गया। अगर इसको शुरू में, अच्छा तीसरे आदमी का नाम बता रहा हूँ जो आपके अरुण नेहरू के साथ था, वो था मक्खन लाल पोतेदार, कश्मीरी था।
बहुत ही मिस्चीवियस टाइप का आदमी था और हमेशा कोशिश करता था कुछ ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देने की या उसको स्प्रेड करने की। तो इन्होंने जिस तरीके से, क्योंकि मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जब हमारे आदमी रिपोर्ट देने जाते थे इंदिरा गांधी को, डेली का सेटअप जाया करता था, तो एक कुलीग था मेरा, कहता बॉस मैं जाता हूँ इन्फॉर्मेशन देने, तो वहां पे क्या संजय गांधी कमरे से आ जाता, उसको पता था कि सुबह 10 बजे के आसपास हमारा लिफाफा जाएगा, तो संजय गांधी अंदर से आता था और जाके लिफाफा पकड़ के भाग जाता था। कहता भाई मैंने कहा मेरे को साइन तो दे दो भाई, मेरी जॉब चली जाएगी। तो वहां पे इसीलिए मैं एक्चुअली इस इंदिरा गांधी की डेथ से पहले मैं उनके घर पे जाया करता था। आपके इनके एक एडवाइजर और भी थे, उन्होंने कहा भाई आप हमारी कोई मीटिंग कराने की बात थी, कुछ इश्यूज पे डिस्कस करने की बात थी, तो वहां पे जाया करता था सुबह बगैर किसी एंट्री के। और मैं अपने डिपार्टमेंट से भी छुप के जाया करता था, बालकोनी से कूद करके, फिर मेरे पास स्कूटर होता था, फिर वहां से निकल जाया करता था चुपचाप, और सुबह 6 साढ़े 6 बजे इंदिरा गांधी घर में पहुंच जाते थे और हमारी एंट्री फ्री हो जाती थी। तो वहां पे एक HKL भगत था जो खड़ा हुआ था एक टाइम पे लाइन में, तो उसने जैसे ही इंदिरा गांधी से बात करने के लिए आगे बढ़ा तो एसपीजी के लोगों ने उसको उठा के पीछे फेंक दिया। वो बात नहीं करना चाहते थे उससे, उसको पसंद नहीं करते थे, उसको पसंद करता संजय गांधी। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बार तो हमें जो एडवाइजर था हमारा, उसने कहा मैं आप इशारा किया कि आप तैयार हो जाओ, तुम तैयार हो गए कि इंदिरा गांधी से बात करेंगे, लेकिन इमीडिएटली देखा गया कि वहां पे अरुण नेहरू आ गया मिस्टर गांधी के घर पे, तो हमें उसने इशारा करते हैं पीछे हो गए। तो अगर हम इंदिरा गांधी से मिलते तो शायद उसको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो दे देते, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, यानी कि उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि इंदिरा गांधी का इसमें हाथ था, इंदिरा गांधी का हाथ नहीं था इसके अंदर। जो भी गोल्डन टेम्पल पे अटैक का प्लान था वो तो जरूर इंदिरा गांधी ने परमिशन दी थी, लेकिन जो सारी सिचुएशन खराब करने का काम था वो था संजय गांधी का, अरुण नेहरू का और मक्खनलाल ठोतेदार का। और जो दूसरा इनका एडवाइजर जिससे बात करते थे उसका नाम है धवन। सर यहाँ पर मैं भी कुछ थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि डेफिनेटली जैसे ही इंदिरा गांधी की डेथ हुई तो लोग नाराज हो गए, और स्पेशली कांग्रेस वाले। तो कांग्रेस वालों ने बड़े ऑर्गेनाइज वे से सरदारों का कत्लेआम शुरू कर दिया ऑल ओवर हरियाणा, उदय वो भी मैं बता रहा हूँ तुम्हें। देखिए वो सारे के सारे जो आए थे, जो यहाँ पे राइटिंग करने के लिए आए थे, वो दिल्ली वाले नहीं थे, वो सारे के सारे मुस्लिम लाए गए थे यूपी और बाकी जगह से, और HKL भगत उनको लेके आया था। इसी तरीके से जो आउटर दिल्ली से जो लेके आए थे, वहां का जो MP था आउटर दिल्ली का, वो लेके आया था जाकर के हरियाणा से मुस्लिम को लेके आए थे। बहुत से आए थे यहाँ पे राइटिंग करने के लिए, उनको तो मौका मिल गया। सर मुझे किसी ने पूछा, अभी कोई पंजाब के बारे में एक सवाल कर रहे थे, मैंने कहा भैया पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां लॉजिक काम नहीं करता। अब आप मुझे बताइए कि कांग्रेस वालों ने हजारों सिखों का कत्ल किया, और कई सालों के बाद, थोड़े सालों के बाद वहां की गवर्नमेंट उनकी कांग्रेस की हो गई पंजाब में। अब बताइए क्या लॉजिक है, क्या दिमाग है इन लोगों को सोचने का? कहाँ गए आप, सब भूल गए कि आपके ऊपर कितना जुल्म हुआ था आपके उस टाइम? माने किस तरह से जुडिशियल जो किलिंग हुई और जो लोग मारे गए, यूथ को मारा गया, वो सब भूल के वहां वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट लगा दी। तो अल्लाह ही बचाए, भगवान ही बचाए पंजाब को। सच्ची यहाँ लॉजिक कुछ सही बात। हाँ चलिए ठीक है, प्रोग्राम खत्म करते हैं। और आपसे ये भी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, चाहे अंदर से थी चाहे बाहर से थी, वो हमने आपको शेयर कर दी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थी और जरूरी भी थी। और ये इन्फॉर्मेशन मैं कोई मीडिया से नहीं दी, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है एक प्रॉपर सोर्सेज के थ्रू, जो मैं बहुत सालों से जानता था, जिसको मैंने उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी शेयर किया था, जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। और देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 3 जो इनके गुरु थे या 3 इनके जो जत्थेदार थे, लोंगोवाल तलवंडी और तोरा, बाद में लोंगोवाल को इन्हीं लोगों ने मर्डर कर दिया। यानी कि जो, क्योंकि लोंगोवाल इनमें से सॉफ्ट थे, बाकी थोड़े हार्ड लाइनर थे, लेकिन लोंगोवाल का बाद में मर्डर कर दिया। और जितने भी यहाँ पे हार्ड लाइनर थे वो तो जीते रहे, लेकिन जितने भी सॉफ्ट लाइनर थे जो चाहते थे पीस हो, उनको रास्ते से हटा दिया। और जो आप बात करते हैं आपके ये जो इनके जो मिलिटेंट्स हैं कि ये बड़े अच्छे आदमी थे, सबके सब ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया। और उसके बाद अपने आप को इनको लोग पूजा करने लग जाते हैं। इनके आप देखिए उनके मंदिर के अंदर यहाँ पे फोटो लगा देते हैं उनकी। और लेकिन कुछ भी कहिए, ठीक है, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, लेकिन अब ये पिक्चर रिलीज करके इन्होंने दोबारा से लोगों को जो यादें वो ताजा कर दी हैं, और लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब को। जय हिंद, जय भारत। और अब जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।